वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको टाइटल से क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, जिसे हिंदी में आवश्यक वस्तु अधिनियम बोलते हैं, और साथ ही साथ मैं इस एक्ट को एक्सप्लेन करूँगी और फिर मैं इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करूँगी कि क्या ये वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट के बारे में बताती हूँ कि इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट है क्या। एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट को 1955 में लाया गया था। इसका लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो रही थी, काला बाजारी। जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, तो उसे एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट के अंदर गवर्नमेंट नोटिफाई करके उस एक्ट के अंदर उसको डाल देती है, ताकि उसे काला बाजारी एंड होर्डिंग से बचाया जा सके। तो इस एक्ट का लाने का पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था। तो एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ते हैं कि प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, जब भी आप किसी एक्ट को पढ़िए तो उसके प्रियम्बल को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रियम्बल ही कभी कभार किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बता देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, और आपको पता चल जाता है कि आप इस एक्ट में किससे रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट की प्रियम्बल को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। एन एक्ट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड कॉमर्स इन अ सर्टेन कमोडिटीज़। ये एक्ट प्रोवाइड करता है, कंट्रोल कर सकते हैं किस पे, प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशंस पे, ट्रेड एंड कॉमर्स में कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, इसमें दिया ही हुआ है कि जब भी ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक की बात हो रही है, तो ट्रेड कॉमर्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके प्रोडक्शंस पे, सप्लाई पे और डिस्ट्रीब्यूशंस पे, कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ को लेकर, कुछ आवश्यक वस्तुओं को लेकर। तो अब क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि सर्टेन कमोडिटीज़ है क्या। तो इस एक्ट में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिसे इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर लाया जाता है। तो 6 आइटम्स हैं। फर्स्टली ड्रग्स, फिर फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एज वेल एज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये 6 ऐसे आइटम्स हैं जिसे इसेंशियल कमोडिटीज़ माना गया है इस एक्ट के अंदर। बट ये खुद में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि इसमें इट सेल्फ दिया हुआ है, इंक्लूड्स वर्ड दिया हुआ है। ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी प्रोडक्ट को इसेंशियल कमोडिटीज़ बता सकती है, डिक्लेयर कर सकती है नोटिफाई करके, जब भी उन्हें ऐसा नीड ऐसी लगती है, अराइज होती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? सेंटर। लिस्ट 1 आप देखिएगा, लिस्ट वन किसे बोलते हैं? यूनियन लिस्ट को बोलते हैं। लिस्ट 3 है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट का, उसका आप एंट्री नंबर 42 पढ़िएगा। उसमें दिया ही हुआ है कि ये ट्रेड, कॉमर्स और इंट्रा कोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेती है इसेंशियल कमोडिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए ऑन द रिगार्डिंग ऑफ ट्रेड, कॉमर्स से रिगार्डिंग। फिर बात यहाँ पे ये आती है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में भी है, अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में है। आई थिंक कुछ ही डेज़ हुए हैं इसको। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, घोषित किया है इस एक्ट के अंदर कि सोयाबीन मिल्स, यहाँ पे मैंने सोयाबीन मिल्स लिखना था, सोयाबीन मिल्स एज एन इसेंशियल कमोडिटीज़। सोयाबीन मिल को गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि वो एक आवश्यक वस्तु रहेगा इस एक्ट के अंदर। कब तक? 30 जून 2022। और ये कोविड के टाइम में भी इसको इन्वोक किया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा होर्डिंग होने लग गई थी। तो भी गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के अंडर उसे नोटिफाई किया था एज अ इसेंशियल कमोडिटीज़। तो यहाँ पे क्लियर हो गई। बेसिकली इस एक्ट का लाने का पीछे यही था कि जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट उस एक्ट को होर्डिंग से रोकने के लिए, काला बाजारी से रोकने के लिए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ट्रेड, कॉमर्स को रेगुलेट करती है। तो फिर बात यहाँ पे ये आती है कि चैप्टर 13 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंट्रा कोर्स की राइट दी गई है। तो क्या ये वायलेट नहीं हो रहा है?
तो इसको एग्जामिन करते हैं। तो मैंने 2 इशू फ्रेम किया हुआ है और इस 2 इशू को फ्रेम करने के बाद मैंने केस लॉज भी दिए पुट किए हैं इसके अंदर, जो गवर्नमेंट के पास इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। तो फर्स्टली इसके अंदर यही है कि फर्स्टली इसमें एक क्वेश्चन ऑफ ये लॉ अराइज होता है कि वेदर द, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आप बोल सकते हैं कि क्या सेक्शंस जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस करती है हमारे राइट्स को, जो ऑलरेडी प्रोवाइड किसमें किया गया है, आर्टिकल्स 300 टू 304, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंट्राकोर्स की राइट है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि क्या जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इंट्राकोर्स जो हमें दिया गया है राइट, क्या वो खुद में एब्सोल्यूट है, तो इसको एग्जामिन करते हैं। तो आपको सबसे पहले 304 आर्टिकल्स को पढ़ना होगा कि बेसिकली 304 आर्टिकल है क्या। 304 आर्टिकल अपने आप में ही स्टार्ट इस वर्डिंग से होती है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इट मीन्स इस भाग्य के, मतलब जो भी ये पार्ट है, इस भाग्य के और भी जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अंडर रहते हुए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको किस चीज़ की राइट प्रोवाइड है, ट्रेड, कॉमर्स और इंट्राकोर्स की। ये यहाँ पे आर्टिकल 301 से क्लियर हो जा रहा है। फिर आप 302 में आते हैं तो 302 में भी ये बात बोली गई है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इम्पोज कर सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड। कौन से ग्राउंड पे, पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे। पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे गवर्नमेंट ट्रेड कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड है, ऑलरेडी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रियम्बल में भी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। यहाँ से एक चीज़, 2 आपको मैंने प्रोविजंस बताए। फिर 303 पे आते हैं। 303 भी इस बात को बोलते हैं कि किसी बात के होते हुए भी, मतलब आर्टिकल 302 जो है, 302 के कोई भी प्रोविजंस के होते हुए भी, उसके प्रोविजंस के होते हुए भी गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे प्रायोरिटी दे। मतलब किसी एक स्टेट को आप ऐसा इतना ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपने जो कम्युनिटी, जो उनके स्टेट के अंडर जो भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि आपने देखा होगा कि कौन कौन से स्टेट में, हमने आपको खुद ही पता होगी कहाँ पे किस प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकती है। बट जब इसके आप सब क्लॉज 2 में आइएगा तो इसमें बोला ही गया है कि नथिंग इन क्लॉज 1, मतलब नथिंग इन क्लॉज 1 मतलब 303 की किसी बात के होते हुए भी अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो उसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 303 में इस पावर को इन्वोक करते हुए उस स्टेट को प्रायोरिटी दे सकती है और प्रेफरेंस दे सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये बात हो जाती है कि कभी कभार किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस स्टेट को रिलैक्सेशन देती है, यहाँ पे ये पावर है। फिर 304 जब आप पढ़िएगा तो 304 में भी है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑन कॉमर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट बाय लॉज, मतलब लॉ बनाकर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है लेजिस्लेशन के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स पे। तो जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, गवर्नमेंट इसी प्रोविज़न से पावर लेती है। कौन से प्रोविज़न से, आर्टिकल 304 से और आर्टिकल 303 सब क्लॉज 2। किस ग्राउंड पे, पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे, और अगर किसी स्टेट में किसी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है उस ग्राउंड पे। यहाँ पे आप सारे आर्टिकल्स खुद से आप पढ़िएगा, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। फिर मैं इसकी जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज की गई थी उससे रिगार्डिंग मैं कुछ केस लॉज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली आपको आप ये केस नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे पुट किया है, आपके क्वेश्चंस में बहुत अच्छा ये वैल्यू ऐड करेगी। आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, थांगमल कंजू, ये वाला केस आप पढ़िएगा, 1956 का है, प्रॉपर साइटेशंस आप देख लीजिएगा। इसमें ये बोला ही गया है कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट, ऑलरेडी ये सेटल्ड है कि प्रियम्बल जो होता है वो कई बार एज अ की लिया जाता है इंटरप्रिटेशंस के लिए, किस चीज़ की, एक्ट की। दो केस लॉज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें अश्वनी कुमार का केस है और एक दीवान शुगर का है। ये आप 2 केसेस देख लीजिएगा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के
प्रियम्बल को इंटरप्रेट करते हुए और उसके ऑब्जेक्टिव को बताते हुए इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को वैलिड बताया था। तो आप इस केस लॉज को यहाँ से पढ़ सकते हैं। द प्रियम्बल सोज डैट ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ये ऑलरेडी प्रियम्बल में शो करता है कि ये इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक को देखते हुए बनाया गया इस एक्ट को, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशंस को, ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब ऑलरेडी इस एक्ट के प्रियम्बल में दिया हुआ है कि इस एक्ट को पास क्यों किया गया था, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। फिर जो ये सेक्शन 3 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना कि वो नोटिफाई करके और कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को एज अ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में फॉल करती है नोटिफाई करके, तो ये ऑलरेडी क्लियर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कराना है एक फेयर प्राइस पे, जिससे सभी को अवेलेबल हो सके, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है। तो अगर आप इसके प्रियम्बल को देखते हैं तो ये एक्ट इससे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर आप अदर प्रोविजंस जो देखेंगे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की, वो कहाँ से अपना ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, आर्टिकल 302 से। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 302 में सब क्लॉज जब 2 पढ़िएगा तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जब भी किसी प्रोडक्ट की कमी हो जाती है तो वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे प्रेफरेंस दे सकती है, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है अगर किसी स्टेट में कमी हो गई है। तो एक तो इससे पावर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट 302 से, और 304 में भी ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आप ये भी एक्ट को पढ़िएगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को पढ़िएगा, और जब भी आप अपना आंसर लिखिएगा तो उसमें ये पुट कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ से ये केस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस केस में भी सेम ऑब्जर्वेशंस किया गया था कि जब भी आप एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को पढ़ते हैं उससे क्लियर यही होता है कि ये जनरल इंटरेस्ट के लिए बनाया गया, पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया है, और जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की जो राइट हमें 301 में दी गई है वो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस। ऑलरेडी जो एक्सेप्शंस इसमें दिए हुए हैं पार्ट 13 में, जो आप 302, 303 एंड 304 पढ़ेंगे उसमें ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा इस पूरे जजमेंट को। बाकी बहुत सारे केस लॉज हैं बट इतना सफिशिएंट है। आप ये 3 केसेस को पुट कीजिएगा अपने आंसर्स में, जिससे आप ये बता सकते हैं कि हाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जब भी आप लिखिए तो इसके साथ साथ ये सारे प्रोविजंस भी आप ऐड ऑन कीजिएगा, इसके साथ ये लिस्ट ऐड ऑन कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए एंट्री 42 लिस्ट 1, एंट्री 27 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, एंट्री 33 लिस्ट 3। आप ये जब तीनों लिस्ट पढ़िएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर क्या है। मैं आपको एक एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जो एंट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया हुआ है। जब आप ये एंट्री नंबर 42 पढ़िएगा यूनियन लिस्ट का, फिर यहाँ पे एंट्री नंबर 27 जो लिस्ट 2 का दिया हुआ है उसकी स्टार्टिंग ही होती है सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 32 ऑफ लिस्ट 3। इट मीन्स कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, यूनियन के पास भी और सेंटर के पास भी पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स का जो पावर है ना एंट्री 27 में, वो विद इन द किसके अंदर है, एंट्री नंबर 33 ऑफ लिस्ट 3। आप इसका पढ़िएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये जो भी ये फार्मर बिल का जो इशू हो रहा था वो भी इसी सारे एंट्री से रिलेटेड ही थी कि किसके पास पावर है और किसके पास पावर नहीं है। और फिर मैं आपको बोलूँगी कि जोनल काउंसिल होती है जो कि कंस्टिट्यूट की जाती है जब भी स्टेट के ट्रेड एंड कॉमर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको जोनल काउंसिल बोर्ड उससे रेगुलेट करती हैं और उसे फ्रेम करती हैं। रूल्स एंड लॉ जो भी बाउंड्रीज होती हैं, जो भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, उसके लिए जोनल काउंसिल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया है। तो आप ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है इस एक्ट को बताने का, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में भी है, सोयाबीन मिल्स को नोटिफाई किया गया, फिर कोविड के टाइम में भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक किया गया था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कॉन्स्टी में एक क्वेश्चन बन सकता है प्रेजेंट डे पेपर में भी, जो उत्तराखंड जो डिस्ट्रिक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी एग्जामिन कीजिएगा, और जब भी आप अपना आंसर लिखिएगा
301 पे जब भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जब क्वेश्चंस आता है तो प्लीज़ इस एक्ट को ऐड ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा कि आप किसी एक्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे रिसेंटली इन्वोक किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, प्लस इसको मैंने यहाँ पे इशू ऑफ लॉ को फ्रेम करने के बाद मैंने इसको केस लॉ के साथ एक्सप्लेन किया है। आप खुद भी गो थ्रू होइएगा ये सारे केसेस के साथ, बट मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया है क्योंकि 4 पेजेस सफिशिएंट है इस नोट्स के लिए। आपको अगर लगे तो आप कुछ और ऐड ऑन कर लीजिएगा केस लॉज। एंड थैंक यू वेरी मच। आप होपफुली कि आपको कुछ इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो। आप ये सारे केस लॉज से गो थ्रू होइएगा। थैंक यू वेरी मच।